Good morning, student. Today our topic ECT. ECT means electroconvulsive therapy. ECT means electroconvulsive therapy. Firstly, we discuss history about ECT. The first ECT therapy treatment was performed in performed April 1938. ECT treatment performed in April 38. Before this, some somatic therapies had been tried that time, like insulin coma therapy, pharmacoconvulsive therapy. First ECT treatment performed April 1938 or 1930 or before. Also somatic therapies had been tried that time, insulin coma therapy and pharmacoconvulsive therapy. ECT given by Igor Serletti, Italian psychiatrist. Given by Italian psychiatrist and Lucio Bini in Rome. जो ECT था, ECT ट्रीटमेंट परफॉर्म 1938 में दिया गया यूगो सेरेलेटी एंड लूसियो बिनी द्वारा. इससे पहले भी सम सोमैटिक थेरेपी ट्राइड किए गए थे, जैसे आपको पहले बताया सच एज इंसुलिन कोमा therapy. Insulin coma therapy given by Manfred Sakel in 1933. Insulin coma therapy given by Manfred Sakel in 1933. His insulin injection induced a hypoglycemic coma and pharmacoconvulsive therapy given by Budapest in
1934। IM injection with camphor oil given the client and create seizures. Sakale also and Budapest also used in the client of schizophrenia. Both are used in schizophrenia पेशेंट में इन्होंने यूज किया था इंसुलिन कोमा थेरेपी। सकेल ने schizophrenia पेशेंट पे यूज किया था। इसने इंसुलिन कोमा के द्वारा हाइपोग्लाइसेमिक कोमा उत्पन्न किया था और फार्माकोकन्वल्सिव थेरेपी के अंदर जो कैम्फर ऑयल का इंजेक्शन है आईएम दिया गया था और इसके द्वारा अपने जो भी सीजर्स वगैरह क्रिएट किए गए थे। बट फार्माकोकन्वल्सिव थेरेपी इज नॉट लॉन्गर यूज इन साइकेट्री। इन 1940 to 1960 is the essential expectations observed from ECT, and after that 1980 second expectation of ECT. The maximum changes in ECT 1980, first initial expectation 1940 to 1960 and second expectation 1980. तो ये तो सब हिस्ट्री है ECT के बारे में कि हिस्ट्री को किसने दिया, कब कब यूज किया गया। और इसके अलावा भी मेट्रोजिल का इंजेक्शन आल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। आईवी इंजेक्शन फॉर सीजर क्रिएट किया जाता था या कन्वल्सन क्रिएट किया जाता था मेट्रोजिल इंजेक्शन के द्वारा भी। नेक्स्ट वन definition. What is definition of ECT? The induction of grand mal seizure through the application of electrical current to the brain. Again repeat, the induction of grand mal seizure through the application of electrical current to the brain. इसको और सिंपली अपने कह सकते हैं, यह एक फिजिकल ट्रीटमेंट है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड टेम्पोरल रीजन में अपने प्लेसमेंट करते हैं और उसके द्वारा सीजर क्रिएट किया जाता है। यह एक फिजिकल ट्रीटमेंट है। इसके हेतु या इसके लिए दो इलेक्ट्रोड ब्रेन के दोनों टेम्पोरल रीजन में लगाया जाता है ताकि टेम्पोरल रीजन में लगाकर करंट का यूज किया जाता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट 120 to 16 एम्पियर, वोल्टेज 70 to 130 एम्पियर, वोल्ट, and time 0.6 to 1 सेकेंड। ठीक है।
यानी इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर 200 से 1600 एम्पियर, वोल्टेज 70 से 123 वोल्ट, टाइम 0.6 to 1 सेकेंड। यह एक फिजिकल ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें इलेक्ट्रोड को ब्रेन के दोनों टेम्पोरल रीजन के क्षेत्र में लगाया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, नेक्स्ट वन इंडिकेशन। ECT useful in major depression with suicidal ideation, depression with stupor and depression with poor nutrition intake. Second one, mania. In mania, delirious mania, unresponsive mania, profound mania या acute manic episode of bipolar disorders. थर्ड है सीजोफ्रेनिया। इन सीजोफ्रेनिया कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया, अनरिस्पॉन्सिव सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया विद डिप्रेशंस। Other conditions also, in some cases neurosis patient, like neurosis patient, OCD, obsessive compulsive disorder and personality डिसऑर्डर। ये इंडिकेशंस है ECT के, डिप्रेशंस, मेनिया, सीजोफ्रेनिया एंड अदर कंडीशंस। इसके बाद अपने देखते हैं नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में किन कंडीशन के अंदर मनाही है, ये आपने दे नहीं सकते। हाई रिस्क या कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज, ICP, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ट्यूमर्स, हाइपरटेंसिव, फ्रैक्चर्स, लंग एंड किडनी डिजीज, एरोटिक और सेरेब्रल एनिरिज्म्स, हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्सिव, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर्स, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस, हार्ट फेलियर, इन सभी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ECT। नेक्स्ट है मैकेनिज्म। नेक्स्ट वन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म of ECT effect, the therapeutic response is unknown. Some theories also has exist, but maximum biochemical theories we are used now at present day, like neurophysiological response, neuroendocrine, neurochemical और catecholamides. Maximum we are present time catecholamine hypothesis
प्रेजेंट टाइम में कैटकोलामाइन हाइपोथेसिस एग्जैक्ट मैकेनिज्म ईसीटी का आपने नहीं जानते, वी आर डोंट नो एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है। सेवरल थ्योरी आल्सो एग्जिस्ट एक्सिस्ट, बट प्रेजेंट टाइम में बायोकेमिकल थ्योरीज मैक्सिमम यूज की जाती है। तो इसके अंदर भी अपने कैटकोलामाइन हाइपोथेसिस, कैटकोलामाइन के अंदर मैक्सिमम यूज की जाती है। कैटकोलामाइन इन ईसीटी के अंदर क्या होता है, कैटकोलामाइन का लेवल इन इंक्रीज, यानी कैटकोलामाइन जब ईसीटी देते हैं कैटकोलामाइन की मात्रा बढ़ जाती है। कैटकोलामाइन जैसे सच एज एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, कैटकोलामाइन की मात्रा इंक्रीज होती है। लाइक कैटकोलामाइन, एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, नोर एपिनेफ्रिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स या रिस्क एसोसिएटेड विथ ईसीटी। साइड इफेक्ट्स ईसीटी के अंदर टेम्परेरी मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन। रिस्क के अंदर अपने मैक्सिमम मोर्टेलिटीज देखते हैं। मोर्टेलिटी के अंदर 2 पर 1 लाख पेशेंट। मोर्टेलिटी रेट क्या है, 2 पर लाख पर 2। नेक्स्ट है परमानेंट मेमोरी लॉस। परमानेंट मेमोरी लॉस, some studies show in rare some client reported retrograde amnesia and some client has reported gap in recollection of specific personal memories. ब्रेन डैमेज। नेक्स्ट है ब्रेन डैमेज। मोर्टेलिटी लाख पर 2, परमानेंट मेमोरी लॉसेस। इट्स मीन कुछ क्लाइंट यह रिपोर्ट किया है कि उनको रेट्रोग्रेड एमनेशिया हो जाता है। कुछ क्लाइंट की ये रिपोर्ट है कि जो स्पेसिफिक पर्सनल मेमोरी है उनको रिकलेक्शन के अंदर गैप आ जाता है, और कुछ के अंदर होता है ये रिपोर्ट है कि वो उनकी परमानेंट मेमोरी के अंदर कुछ डिक्लाइन नहीं होता। थर्ड वन है ब्रेन डैमेज। कुछ स्टडी के अंदर अपने कोई नो एविडेंस पाया गया है, या नो एविडेंस कि मेमोरी लॉस होता है या ब्रेन डैमेज होता है, बट मेरे हिसाब से ब्रेन डैमेज बताया गया है। लेकिन कुछ स्टडी में जैसे मैंने आपको बताया कि ये कह रहे हैं कि ब्रेन डैमेज नहीं होता। बट जब अपने इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट एक्सेसिव दे दें तो पैरालिसिस होने का संभावना होता है, या जो अपने इलेक्ट्रिक करंट है वो मॉडिफाई हो सकता है पैरालिसिस में अगर एक्यूरेट ना दिया जाए, या अपने सम कह सकते हैं अपने क्या पैरालिसिस ऑफ फेशियल और सम फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन और फंक्शंस आल्सो डिस्टर्ब। ब्रेन के कुछ फंक्शंस
और स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रिस्क एसोसिएट, इसके अंदर 3 पॉइंट इंक्लूड किया है। मोर्टेलिटी, परमानेंट मेमोरी लॉस, ब्रेन डैमेज। लाख पे 2% परमानेंट मेमोरी लॉस, कुछ क्लाइंट रिपोर्ट करते हैं रेट्रोग्रेड एमनेशिया, कुछ कहते हैं जो स्पेसिफिक है उनको रिकॉलेक्शन में दिक्कत होती है, और कुछ कहते हैं कि मेमोरी में कोई लॉस नहीं है। ब्रेन डैमेज के अंदर क्या होता है, कोई स्पेसिफिक नहीं कहते कि ब्रेन डैमेज होता है, बट ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग पे प्रभाव पड़ता है। कुछ अगर इसके अंदर ज़्यादा आपने दे दिया जाए, इलेक्ट्रिक सप्लाई या ओवरडोज दे जाए, तो उसमें पैरालिसिस होने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट वन टॉपिक, टेक्निक ऑफ ईसीटी। टेक्निक ऑफ ईसीटी, जैसे आपको पता है ईसीटी एक अपने ओपीडी में भी दे सकते हैं, आईपीडी में भी दे सकते हैं। तो अपने मैक्सिमम अपने प्रेजेंट टाइम में ईसीटी एक ओपीडी प्रोसीजर के रूप में देते हैं। यह एक मशीन होती है जो अल्टरनेट करंट को स्टिमुलस में चेंज कर देती है, और इसके साथ एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी जुड़ा होता है जो वोल्टेज को, वोल्टेज मीन्स हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करता है, साथ में मेजरमेंट भी कर सकता है। और इसके अंदर प्री ईसीटी प्रिपरेशन भी कुछ करनी चाहिए। प्री ईसीटी प्रिपरेशन के अंदर जैसे पॉइंट अपने कुछ इंक्लूड कर लेते हैं। कंसेंट, ईसीटी से पहले पेशेंट्स के रिलेटिव या ऑथराइज पर्सन से कंसेंट ले लेना चाहिए। ईसीटी प्रोसीजर के बारे में कंप्लीट बताना चाहिए। प्रोसीजर, साइड इफ़ेक्ट्स, इंडिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेशंस, स्पेसिफिक, कुछ भी पॉइंट उनसे हाइड नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग एक्सप्लेन कर देना चाहिए। सेकंड पॉइंट अपने इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं ईसीटी रूम। ईसीटी रूम, जिस रूम में ईसीटी देना है उस रूम को तैयार करना है। ईसीटी रूम के अंदर ऑल इमरजेंसी ड्रग्स रेडी होने चाहिए। ऑक्सीजनेशंस, मास्क, सक्शन मशीन्स, एनेस्थेटिक अपरेटस, माउथ गैग, ये जो भी ड्रग्स चाहिए होता है अपने ईसीटी के लिए सब रेडी होना चाहिए और वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ये अपने को पहले देख लेना चाहिए या असेसमेंट कर लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट अपने इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं पेशेंट को रेडी करना। आप कह सकते हो जब कंसल्ट ले लिए तो पेशेंट रेडी है ऑलरेडी, बट पेशेंट रेडी का मीन्स अपने कह सकते हैं ईसीटी रूम में ले जाने से पहले पेशेंट को जो भी एट्रोपिन सल्फेट का है इंजेक्शन वगैरह या वो दे देना चाहिए ताकि ओरल सिक्रेशन ज़्यादा ना हो। और पेशेंट्स को स्मोकिंग के लिए मना करना चाहिए ईसीटी से पहले आधा घंटा, क्योंकि स्मोकिंग करते हैं तो सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं ईसीटी से पहले पेशेंट को कंफर्टेबल प्रोवाइड करना चाहिए, ईसीटी से पहले रिलैक्स रखना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो ये पेशेंट को पहले रेडी करना चाहिए। नेक्स्ट अपने कर सकते हैं पॉइंट इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, ये इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट सही होना चाहिए। इलेक्ट्रोड कहाँ प्लेसमेंट करना चाहिए आपको एग्जैक्ट ये पता होना चाहिए, राइट प्लेस पता होना चाहिए, और उसी जगह ही आपको इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करना चाहिए। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करने से पहले इलेक्ट्रोड लुब्रिकेंट होना चाहिए, और जो भी इंस्ट्रूमेंट है, अपरेटस है या इलेक्ट्रोड्स है, उसके मेटालिक्स पार्ट्स को नहीं छूना चाहिए। और जब भी आप इलेक्ट्रोड्स वगैरह मेटालिक पार्ट्स को जब भी आप टच करते हैं तो हाथ भी गीले नहीं होने चाहिए। ये बेसिक चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ पेशेंट।
पोजीशन ऑफ पेशेंट। ईसीटी रूम के अंदर पेशेंट की पोजीशन सुपाइन पोजीशन में होना चाहिए और पेशेंट का कमर वर्टिब्रल फ्रैक्चर ना हो तो उसके कमर के नीचे पिल्लो लगा सकते हैं, दोनों थाई को शीट से बांध सकते हैं। ये 2-3 चीजें अपने पोजीशन के अंदर पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है सीजर का ऑब्जर्वेशन करना। ईसीटी रूम के अंदर पेशेंट का सीजर का ऑब्जर्वेशन करना, जो भी ग्रैंड माल सीजर्स है उसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, पोस्ट ईसीटी असेसमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। जो भी पेशेंट का है आफ्टर ईसीटी के कॉम्प्लिकेशंस उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इन दिस टाइप्स ऑफ ईसीटी। टाइप्स ऑफ ईसीटी। फर्स्ट है बाइलैटरल ईसीटी, बाइलैटरल ईसीटी और यूनिलैटरल। ईसीटी को दो भागों में बांटा गया है, बाइलैटरल, यूनिलैटरल। ईसीटी को इलेक्ट्रोड के बेसिस पे ये बांटा गया है, यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल। बाइलैटरल ईसीटी मैक्सिमम यूज की जाती है प्रेजेंट टाइम में। इस प्रकार के ईसीटी के अंदर इलेक्ट्रोड को टेम्पोरल रीजन में लगाया जाता है और सीजर उत्पन्न किया जाता है और इसके अंदर आई कैंथस से, ये यहाँ पर कॉर्नर से आई कैंथस से और ईयर के ट्रैगर से, ईयर के ट्रैगर से मिड लाइन के अंदर एकदम सेंटर के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर ये मेरा हाथ गलत भी हो सकता है क्योंकि मुझे पता नहीं। आई के कैंथस से और ईयर के ट्रैगर से मिड लाइन के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करना चाहिए बाइलैटरल ईसीटी के अंदर। नेक्स्ट वन है यूनिलैटरल। यूनिलैटरल काफ़ी कम यूज की जाती है बट इसके साइड इफेक्ट भी कम है और सेफ है कंपेयर टू बाइलैटरल। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड नॉन डोमिनेंट साइड के टेम्पोरल रीजन के अंदर लगाया जाता है और सेकंड इलेक्ट्रोड ब्रेन के मिड लाइन के नॉन डोमिनेंट साइड में रखा जाता है। यह आपने कह सकते हैं दाएं हाथ से, राइट हैंड से काम करने वाले व्यक्ति के अंदर इलेक्ट्रोड को दाईं तरफ ही लगाना चाहिए। एक यहाँ लगा लिया आपने तो एक अपने मिड लाइन में। जिस हाथ से वर्क करता है वर्क इंडिविजुअल उस साइड की ओर इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करना चाहिए जो टेम्पोरल रीजन में आप लगाते हो। अदर टाइप्स भी है इसके अंदर, कुछ अदर टाइप्स के अंदर डायरेक्ट ईसीटी और इनडायरेक्ट ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी के अंदर अपने विदाउट मेडिसिन के ईसीटी दिया जाता है और इनडायरेक्ट के अंदर विद मेडिसिन ईसीटी दिया जाता है। रिलैक्सेशन मेडिसिन का यूज किया जाता है, एनेस्थेटिक ड्रग वगैरह का यूज करके अपने को इनडायरेक्ट ईसीटी के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोल ऑफ नर्स। ईसीटी में नर्स का क्या रोल होता है? एक तो होता है बिफोर ईसीटी, सेकंड ड्यूरिंग ईसीटी, थर्ड वन आफ्टर या पोस्ट ईसीटी। पोस्ट ईसीटी तो पहले हमने डिस्कस किया, फर्स्टली वी डिस्कस बिफोर ईसीटी। बिफोर ईसीटी के अंदर सबसे पहले अपने को फिजिकल एग्जामिनेशंस कर लेना चाहिए। पेशेंट्स के जो भी इन्वेस्टिगेशंस है वो करवा लेने चाहिए। पेशेंट से कंसल्ट ले लेने चाहिए।
ईसीडी के बारे में जो भी डिटेल्स वगैरह है, जैसे मैंने पहले बताया, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रोसीजर, स्पेसिफिक पॉइंट्स वगैरह हर एक एक्सप्लेन कर देना चाहिए पेशेंट के रिलेटिव्स को। और पेशेंट ने जो भी आर्टिफिशियल डेंजर्स पहने हुए हैं वो निकाल देना चाहिए। पेशेंट को ईसीटी से पहले कुछ आवर्स पहले एनबीएम रखना चाहिए, यानी खाली पेट रखना चाहिए। और पेशेंट को कंफर्टेबल क्लॉथ पहनाना चाहिए, हॉस्पिटल क्लॉथ वगैरह का यूज करना चाहिए। ऑल इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह जो भी है प्रिपेयर रखना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ये अपने सब बिफोर ईसीटी से पहले अपने नर्स का रोल होता है, काम होता है। ड्यूरिंग ईसीटी के अंदर, बिफोर के अंदर एक पॉइंट और भी ध्यान रख सकते हो आप। ईसीटी रूम में शिफ्ट करने से पहले पेशेंट को जो भी मसल रिलैक्सेशन है, जो भी ड्रग्स है, आधे घंटे पहले अपने दे सकते हैं ताकि पेशेंट रिलैक्स हो सके। स्मोकिंग वगैरह इसके भी अपने मना कर सकते हैं। ये सभी वर्क अपने बिफोर ईसीटी के अंदर आता है। ड्यूरिंग ईसीटी के अंदर क्या आता है, पेशेंट को नर्स के द्वारा अपने ईसीटी रूम में शिफ्ट किया जाता है। आफ्टर शिफ्टिंग नर्स को ये देखना पड़ेगा सबसे पहले पेशेंट की पोजीशंस। पहले पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन में लिटाना चाहिए, जैसे आपको सुपाइन पोजीशन पहले बताया था, सुपाइन पोजीशन में लिटाइए। और पेशेंट को फ्रैक्चर वगैरह रखने के लिए जो भी अपने ने प्रिकॉशंस रखना है वो रखना चाहिए। जैसे वर्टिकल फ्रैक्चर वगैरह ना हो तो कमर के नीचे पिल्लो वगैरह रखना चाहिए। और थाइस को टाइट बांध देना, दोनों थाइस को टाइट बांध देना चाहिए। और ड्यूरिंग ईसीटी जो ईसीटी देते हैं तो उनका जो भी ग्रैंड माल सीजर्स ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, सीजर्स का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए प्रॉपर। और ईसीटी के बाद जब तक पेशेंट कॉन्शियस ना हो जाए तो स्टाफ नर्स को या नर्स को पेशेंट के साथ ही रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक, पोस्ट ईसीटी। पोस्ट ईसीटी पेशेंट को ईसीटी रूम से जनरल रूम के अंदर शिफ्ट किया जाता है। जब पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है इसके बाद नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक आफ्टर 15 मिनट बाद अपने बीपी और टेम्परेचर वगैरह मेजरमेंट करना चाहिए। जब पेशेंट का बीपी वगैरह नॉर्मल आ जाए उसके बाद भी हर एक आधे घंटे बाद टीपीआर वगैरह अपने लेने चाहिए। पेशेंट को रीओरिएंटेशन कराना चाहिए, रिकॉलिंग करानी चाहिए, रीओरिएंटेशन कराना चाहिए। पेशेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए और पेशेंट की जो भी कंप्लेन है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे माइनर कंप्लेन हो, ठीक है। सभी का ऑब्जर्वेशन प्रॉपर ढंग से करना चाहिए। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग वगैरह नहीं होती, उल्टी वगैरह नहीं होती तो अपने पेशेंट को ब्रेकफास्ट वगैरह भी दे सकते हैं। और पेशेंट फुल कॉन्शियस है, अवेयरनेस है तो पेशेंट को अपने घूमने फिरने की भी सलाह दे सकते हैं। तो ये रोल ऑफ नर्स है बिफोर ईसीटी, ड्यूरिंग ईसीटी, आफ्टर ईसीटी। तो ये आज का अपना टॉपिक था ईसीटी। तो ये आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।